अपराध है जिसने आम लोगों के साथ ही पुलिस को भी इस समय पसोपेश में डाला हुआ है। देश भर में, पूरे देश भर में, राजस्थान में और राजधानी में जहां भी आप देखेंगे साइबर अपराध लगातार बढ़ता जा रहा है। कहने को पुलिस इस साइबर क्राइम से निपटने की तैयारी करती है, उसके गुनहगारों तक भी पहुंचती है, लेकिन हकीकत क्या है, साइबर क्राइम क्या है और कैसे इससे बचा जा सकता है। चलिए इसी मुद्दे पर मैं सीधा रुख करता हूं मेरे साथ मौजूद साइबर एक्सपर्ट सत्येंद्र सिंह का। सत्येंद्र जी, पूरा ये जो मामला है, लगातार घटनाएं यहां पर हो रही हैं, वाकई क्या लगता है कि पहले और अब में जो बदलाव आए हैं, क्राइम्स के ट्रेंड में जो बदलाव आया है और खास तौर पर साइबर जो अटैक हो रहे हैं उसको लेकर क्या कहेंगे? सर बिल्कुल, आपका जो क्राइम है वो पहले से बहुत ज़्यादा सरल हो गया है। पहले चोर को आपके घर तक जाना होता था, आज उसको घर तक जाना नहीं है, वो अपने घर से बैठ के अपने घर पर बैठ के ही क्राइम कर रहा है। और या तो आपके बैंक खाते में शहद लगा रहा है या फिर वो अलग अलग तरीके से आपके ई वॉलेट में शहद लगा के वो पैसों को उड़ा रहा है। नहीं, लेकिन ये जो पूरी प्रक्रिया हो रही है किस तरह से होती है, कैसे आम लोग इससे बच सकते हैं? क्योंकि एक ट्रेंड पिछले कुछ दिनों में देखने में आया है, पुलिस ने कुछ बदमाशों को भी जो पकड़ा है कि वो केवल एक मोबाइल के माध्यम से लोगों को फोन कॉल करते हैं, उनसे उनकी जानकारियां लेते हैं और केवल अपने दूसरे हाथ में जो दूसरा मोबाइल होता है उसी से तुरंत उसके जो बैंक खाते में जो रकम होती है वो अपने ई वॉलेट में ट्रांसफर कर ली जाती है। बिल्कुल सर, ये कि फिशिंग एक टर्म होती है। फिशिंग आप मछली से ले सकते हैं, जिस तरह से हम मछली को फंसाते हैं उसी तरह ये उपभोक्ता को या बैंकिंग कस्टमर्स को ये कॉल करके उनको लालच देते हैं या उनको डराते हैं, आपका कार्ड बंद हो जाएगा या आपका कार्ड अपडेट कंडीशन में है तो आप हमको ये इन्फॉर्मेशन बता दीजिए। वो बैंक कर्मी बन के कॉल करते हैं। तो अब बात आती है सिर्फ जिम्मेदारी, ये जिम्मेदारी सरकार की है, बैंक की है। जी, यहाँ पर बिल्कुल इसी तरह की एक घटना राजस्थान में हुई थी और देश के कई हिस्सों में हुई थी, जहां पर जयपुर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली थी और उसके कुछ गुनहगारों को हाल ही में पकड़ा भी गया है। क्या पूरा मामला था, किस तरह से लोग पकड़ में आए, उनका अपराध क्या था, इस पर भी बातचीत के लिए मेरे साथ मौजूद है संवाददाता राम स्वरूप। उनका भी रुख मैं करता हूं। राम, जो पिछली दिनों में जयपुर पुलिस ने जो पूरा मामला पकड़ा था, इसके एक रैकेट का खुलासा किया था, इसके गुनहगारों को पकड़ा था, क्या कुछ निकल कर आया? क्या इनका प्रेजेंटेशन क्या होता था? देखिए, अभी तक साइबर क्राइम का इन्वेस्टिगेशन करना पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण काम था, क्योंकि पुलिस में ऐसे किसी कर्मचारी की, अधिकारी की कभी भर्ती हुई नहीं थी जिससे कि जिनको तकनीकी रूप से पूरा ज्ञान हो। ऐसे में काफ़ी तकलीफें पुलिस के सामने मौजूद रही और बहुत बड़ी चुनौती थी। अभी कुछ दिनों पहले, करीब 4-5 महीनों से डीसीपी क्राइम विकास पाठक ने इस पूरे मामले को लेकर के अनुसंधान किया और जो साइबर एक्सपर्ट थे उनकी भी यहाँ पर सेवाएँ ली। उसके बाद पता किया कि कुछ ऐसे युवा लड़के हैं जो ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं है, कोई बीए कर रहा है, कोई 10th पास है, यानी कि बहुत कम उम्र के जो लड़के हैं उन्होंने मोबाइल में बार बार मोबाइल का यूज़ करते हुए, एंड्रॉयड फ़ोन का यूज़ करते हुए उन्होंने ई वॉलेट के ज़रिए लोगों के बैंक अकाउंट से जो है पैसे ट्रांसफ़र करने के तरीके सीख लिए। यानी कि वो लोग सीधे लोगों को, कस्टमर्स को फ़ोन करते हैं, उनको बोलते हैं कि आपका आधार कार्ड को आपके अकाउंट से लिंक करना है या आपका एटीएम कार्ड बंद होने वाला है, इसको नया इशू करना है। इस तरह के प्रलोभन देकर के खुद को बैंक अधिकारी बताने के बाद में वो लोग उनसे एटीएम के जितने भी जो 16 डिजिट के नंबर होते हैं और 3 डिजिट के जो पीछे नंबर होते हैं उनकी जानकारी लेने के बाद जो है हाथों हाथ ही ये एक फ़ोन से वो बात करते हैं और दूसरे फ़ोन से तुरंत उसके अकाउंट के जो पैसा है वो दूसरे अकाउंट, यानी कि एक जो ई वॉलेट का अकाउंट होता है उसमें वो ट्रांसफर कर लेते हैं। लेकिन राम, यहाँ पर यह भी माना जाए कि पूरा एक गैंग इसको माना जाए या कुछ पर्टिकुलर कुछ लोग होते हैं जो ट्रेंड होते हैं और इस आधार पर अपनी इस पूरी वारदात को अंजाम देते हैं? देखिए, अभी तक जो भी इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने की है उसके मुताबिक किसी भी गैंग की इसमें कोई आवश्यकता नहीं होती। कोई भी एक व्यक्ति सिर्फ 2 मोबाइल फ़ोन से इस पूरी वारदात को अंजाम दे सकता है और देते आए हैं। जैसा कि जो लड़का झारखंड से पकड़ में आया है, उस एक व्यक्ति अकेले ने पूरे देश में 10,000 से ज़्यादा लोगों को फ़ोन किया है पिछले 6 महीने में और सैकड़ों लोग उसके झांसे में आए हैं और उसने अपनी आईडी जो जानकारी होती है पासवर्ड की वो उनको बताई और उसके बाद उसने लाखों रुपए उनके अकाउंट से निकालिए। एक बात मैं और बता देना चाहता हूं कि ई वॉलेट के जरिए अधिकतम 5,000 रुपये ही ट्रांसफर होते हैं। तो ये सातिर जो युवक हैं जो इस तरह की धोखाधड़ी करते हैं, वो लोग एक मोबाइल सिम पर एक इस तरह से बहुत सारी सिम्स अलग अलग कंपनियों की खरीदने के बाद में जो अलग अलग वॉलेट और ई वॉलेट होते हैं उनको डाउनलोड करके उसके जरिए अधिकतर पैसों की ठगी वो एक साथ ही कर लेते हैं। राम, आपको रोकना चाहूंगा यहाँ। सत्येंद्र जी, मुझे एक चीज बताइए कि
जो ये पूरा जो पैटर्न है कि एक मोबाइल से कस्टमर को फोन करते हैं, दूसरे मोबाइल से उसका खाते में से उसका पैसा निकाल लेते हैं, किस तरह से ये प्रक्रिया होती है साइबर आपके क्राइम में? सर बिल्कुल, वो एक तरफ तो आपको लालच देते हैं, कॉल करते हैं या आपको धमकी भरा कॉल करते हैं कि हम बैंक अधिकारी बोल रहे हैं और आपका खाता अपडेशन में है, हमको ये इन्फॉर्मेशन बताइए, आप एटीएम की कार्ड, सीसीबी नंबर एंड उसके बाद ओटीपी भी आपसे पूछते हैं। तो दूसरी तरफ उन पर कंप्यूटर में वो किसी वॉलेट, ई वॉलेट पर लॉगिन रहते हैं, वहाँ से अब मनी को वो अपने वॉलेट, ई वॉलेट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। जैसा कि राम ने बताया कि एक अकाउंट, ई वॉलेट अकाउंट पे 5,000 से ज़्यादा हम नहीं कर सकते। वो बहुत सारे ई वॉलेट हैं, बहुत सारी कंपनियों की सेवाएं वो लेते हैं और बहुत सारी अदर सिमों से वो ये सब गैंग को चलाते हैं। तो इसी तरह से दूसरा वो क्या करते हैं, वॉलेट को से तुरंत वो या तो खरीदारी कर लेते हैं या किसी ऐसे खाते में ट्रांसफर कर देते हैं जो उन्होंने किराए से ले रखा होता है। जो यानी ये माना जाए कि पूरी तैयारी के साथ वो लोगों को फंसाते हैं और खास तौर पर जो चीज देखने को आई कि रैंडमली नंबर लिए जाते हैं, पर्टिकुलर कोई उनके टारगेट उनका कोई नहीं होता, लेकिन रैंडमली जिसका भी नंबर लग गया और जो उनके जाल में फंस गया उसी को वो बेवकूफ बनाते हैं। सर लेकिन ये डाटा कहाँ से आया, सबसे बड़ी बात यह है, रैंडमली आप किसको करोगे, किसको पता है कि मेरा खाता एसबीआई में है? वो इसमें बैंक कर्मी भी शामिल होते हैं। ये धीरे धीरे पकड़ में जब आए हैं तो यही लोग खुलासे करेंगे कि डाटा प्राइवेसी है, वो बैंक के अंदर जीरो प्राइवेसी है डाटा की। आप फेसबुक पे देखिए, फेसबुक पे डाटा की प्राइवेसी, वो किसी के साथ हमारी किसी भी इंफॉर्मेशन को शेयर नहीं करते, ना उनका कोई भी अधिकारी हमारी इंफॉर्मेशन को देख नहीं सकता क्योंकि वो इनकम्प्टेड फॉर्म होती है। तो हमारा डेटा बैंक के अंदर नॉर्मल है फॉर्म है, कोई भी इनक्रप्शन नहीं लग रखा है या किसी तरह का। सत्येंद्र जी, वाकई ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि कहीं ना कहीं बैंक अधिकारियों की, बैंक कर्मचारियों की भी इसमें, इस पूरे मामले में मिलीभगत हो सकती है। कि बड़ा सवाल यही कि उनके पास डाटा कहां से आया। इस मुद्दे